Om Shanti. So, this is the scientific perspective of Baba's knowledge and the scientific analysis of Murli. ये 23rd of January 2026 का एनालिसिस है जिसमें बाबा कहते हैं कि ज्ञान की सच्ची धारणा कैसे होती है। 3-4 चीज़ें हैं। देवतुल्य चलन होनी चाहिए, हर्षित मुख होना चाहिए, शुद्ध विचार मंथन होना चाहिए। बाबा की मुरली स्पष्ट करती है कि ज्ञान केवल सुनना नहीं है, ज्ञान जीवन में दिखाई देना चाहिए, या ज्ञान जीवन में दिखाई देने वाला परिवर्तन है। ठीक है, अगर हम ज्ञानी हैं तो वो हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हम अलग बनते हैं, हमारा तरीका अलग होता है हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, लेकिन आपका चाल चलन कैसा है वो दिखाना चाहिए कि आप कितने समय से ज्ञान में हो। अब इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। एक पॉइंट था मुरली में बाबा के जहाँ पे दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि भक्ति वर्सेस ज्ञान को अगर हम साइंटिफिकली फ्रेम करें तो क्या होगा। जैसे दिन रात का मॉडल होता है, तो ज्ञान को बाबा दिन कहते हैं जिसमें क्लैरिटी होती है, अवेयरनेस होती है, हम जो भी एक्शन करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं। और भक्ति मतलब रात होता है जहाँ पे इमोशंस ज़रूर होते हैं, फेथ भी होता है, लेकिन कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एंड सेम अगर हम ज्ञान में भी है और हमें कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिस ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं हम भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान वाली भक्ति हो गई वो। ठीक है, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, हमें पॉइंट्स का पता नहीं है, तो चेक करो कहीं मैं ज्ञानी भक्त तो नहीं हूँ, है ना। न्यूरोसाइंस के अनुसार ज्ञान जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, मतलब बुद्धि में जो विवेक है वो जागृत होता है, निर्णय शक्ति है वो जागृत होती है। भक्ति जो है वो इमोशनल ब्रेन पर आधारित होता है, जहाँ पे लॉजिक नहीं पता, बस भावना होती है कि एक भगवान ज़रूर है कहीं ना कहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान से उत्थान होता है, असेंडिंग कॉन्शियसनेस कह सकते हैं इसको, और भक्ति से उतरती कला होती है, तो डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस। ज्ञान बेसिकली जब से भगवान धरती वाले जो पोर्शन में इंटर करते हैं, और जो इंट्रोपी हो रही होती है ना अर्थ की, या फिर जो, क्योंकि संसार का नियम है इंट्रोपी करना, ओके, हम हमेशा गिरावट की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा आते हैं वो जो सुप्रीम एनर्जी है वो अर्थ वाले स्पेस में एंटर करती है, या इस ड्रामा की साइकिल में एंटर करती है, तो नेगेटिव इंट्रोपी शुरू होती है। ओके, सो उसे कहते हैं उत्थान होना, या बाबा कहते हैं कि तुम्हारी अभी चढ़ती कला है, तो वो नेगेटिव इंट्रोपी है। तो ये इसका समझाने का बेसिक पर्पस ये है कि ज्ञान बहुत सारे लॉजिक्स से कनेक्टेड है और संसार उन लॉजिक्स को देने की कोशिश करता है। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर साइंस बोलता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अगर बाबा बोलते हैं तो हम उस चीज़ को उतना सीरियसली लेते नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ज्ञान हमारी असेंडिंग कॉन्शियसनेस है, जबकि भक्ति में, भक्ति करना गलत नहीं है, पर भक्ति के पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए, वो नहीं पता होता है, इसीलिए उसमें हमारी कॉन्शियसनेस में गिरावट आती रहती है। ओके, तो अगर हम भक्ति भी करें तभी भी हमें पता हो, ऑटोबायोग्राफी पता हो सबकी, हमें लॉजिक पता हो, हमें पता हो कि क्या चीज़ क्यों करनी है, क्यों हम तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, क्यों, हर चीज़ का आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ज्ञान की धारणा की पहचान। मुरली बहुत क्लियरली टेस्ट देती है कि अगर ज्ञान धारण हुआ है तो ये लक्षण होंगे आप में। पहली, भाषा में शुद्धता होगी। ऐसे नहीं कि हम भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम भी अहंकार वाले शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम भी, जब कोई अनएजुकेटेड होता है सबसे पहले कैसे पता चलता है, उसके बात करने के तरीके से, है ना। हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके बात करने के लहजे से पता चल जाता है ना। वो शब्दों का कैसे चयन कर रहा है, वो कैसी बातें कर रहा है, कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है। अगर कोई बच्चा कहीं लोकल जगह पे रहा है तो उसकी भाषा में वही वर्ड्स होंगे जो लोकली यूज़ होता है ना। सिमिलरली भाषा में शुद्धता तब होती है जब हम ज्ञान को लेकर के
थोड़े से अटेंटिव होते हैं या हमारे अंदर ज्ञान होता है, अगर मेरे शब्दों में एक ठहराव नहीं है या मुझे पता नहीं है कि कॉन्शियसली मुझे क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं या मैं कुछ भी बोल देती हूँ कभी भी, सो वो चीज़ बताती है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। ठीक है, तो भाषा में शुद्धता सबसे पहली चीज़ होती है जिससे पता चलता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम कई बार कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के बहुत स्मार्टली बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आप अच्छे से बात कर रहे हो और कुछ टाइम के बाद आप नॉर्मली कुछ और ही बात कर रहे हो, या आपका एक्सेंट चेंज हो गया थोड़ी देर के लिए आपने क्रिएट किया, तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान है। वो एक एक्सेंट परमानेंट रहता है जब कोई ज्ञानी होता है। जैसे अगर दीदियाँ बात करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ठहराव नज़र आता है, क्योंकि वो वैसे एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, और यहीं अगर आप किसी आउटसाइडर से बात करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ज्ञान से रिलेटेड ज़रूर है, बड़े में भी सरेंडर नहीं है, क्योंकि उनका तरीका ही अलग होता है बात करने का, है ना। व्यवहार में सौम्यता होनी चाहिए अगर हम ज्ञानी हैं तो। कोई चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, लेकिन रिस्पॉन्स देना आता चाहिए। अगर हम खुद ऑफेंड होते हैं कोई चीज़ सुन करके, तब हम रिएक्शन देते हैं। पहले अगर मैंने कोई चीज़ सुनी, किसी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा बोला, तो मुझे ऑफेंड नहीं होना चाहिए। ऑफेंड होने के बजाय मैं उस चीज़ में स्टेबल रहूं और रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करूँगी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो किसी ज्ञानी बच्चे में होंगी। अगर ये हम में नहीं है तो चाहे हम 20 साल से मुरली सुन रहे हो, चाहे 30 साल से, मतलब हमारे अंदर ज्ञान वो उतरा है नहीं अभी तक। तो अपनी ये चेकिंग करनी है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ। ये एक इमोशनल रेगुलेशन का संकेत होता है। आपके बातों से पता चलता है कि आप कितने इमोशनली स्टेबल हो। दूसरा जो पॉइंट है विचार सागर मंथन के बारे में, कोग्नाइटिव रिफाइनमेंट, आत्मचिंतन, खुद के बारे में सोचना। कभी खुद के बारे में सोचना है, मतलब कि मेरा रिएक्शन कैसा रहता है, मैं खुद के बारे में मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद को मैं एक अच्छा इंसान, अच्छे आत्मा समझती हूँ कि नहीं। ठीक है, आत्मचिंतन करना। एक होता है अर्थपूर्ण चिंतन करना, लॉजिकल थिंकिंग, कि ठीक है कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम एक्स्ट्रा चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कभी भी कोई चीज़ को लेकर के चिंतन नहीं करते। चिंतन करने से रस आता है। चिंतन इज़ लाइक एनालाइज करना, कोई चीज़ के बारे में सोचना बैठ करके। आजकल हम वेस्ट ज़्यादा सोचते हैं। जैसे हमारी जो यूथ जनरेशन है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये देखते हैं कि कौन से एक्टर के लाइफ में क्या चल रहा है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, आपको पता है उसकी ये न्यूज़ बन गई, उसकी ये चीज़ वायरल हो रही है। हम इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। इंस्टीड के हम ये सोचे कि कुछ लॉजिकल सोचे जिससे कुछ अच्छा निकल के आएगा, जिससे मुझे थोड़े बेनिफिट्स हो, जिससे मेरी लाइफ में मैं ग्रो कर सकूं, उन चीज़ों के बारे में एनालाइज करूं। और ज़रूरी नहीं है केवल स्पिरिचुअल एनालाइज करना है, अपने ऊपर अपने बारे में सोचना इज़ लाइक आपको हर जगह हेल्प करेगा। आपको अपनी कमियां, आपको अपनी अच्छाइयाँ अच्छे से पता होनी चाहिए। आप काम करते हो, आपको काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कब आपका मन आपको रोक देता है, कब आपको मन नहीं करता है, क्या चीज़ आपको ग्रो करने में रोक रही है, वो सब चीज़ें भी सेल्फ एनालिसिस में ही आती है, आत्मचिंतन में ही आता है। तो ये चीज़ आपको हर जगह इम्प्लीमेंट करनी है। ऐसे नहीं कि विचार सागर मंथन करना केवल मुरली का विचार सागर मंथन होता है। आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी भी आनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, व्यर्थ और आसुरी विचारों से हमें दूर रहना है। जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, पहले ये सोच के उसको बंद कर दो कि इससे मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, रील स्क्रोलिंग से मेरा कोई भला नहीं होगा, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे लाइफ में मैं ग्रो करूँ, किसी भी फील्ड में करूँ। ठीक है, पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई करने में मैं कुछ ऐसे पढ़ूँ कि मेरे को आगे चल के फ़ायदा हो। अगर ज्ञान का भी मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरी स्थिति अपग्रेड होनी चाहिए। मुझे किसी को समझाना है तो उससे पहले मुझे वो चीज़ खुद समझ में और एक्सपीरियंस करनी आनी चाहिए। और ऐसा क्या मैं नया दूसरों को समझाऊँ जो किसी को पता भी ना हो, ऐसा क्या मैं नया निकालूं जो ज्ञान में अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो वेस्ट है वो लाइफ में ख़त्म हो जाता है और हम एक बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी पाते हैं। इसे मेटाकोग्निशन कहते हैं, सोच के बारे में सोचना, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है अगर हमें ये करना आता है तो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हम में से पूरी अर्थ पे आई थिंक केवल 1% लोग करते होंगे।
ठीक है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि खुद से बातें करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम बस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है ये सोच रहे हैं, अंदर उलझते जा रहे हैं। तो वो चीज़ को सेटल करने के लिए मेटा कॉग्निशन ज़रूरी है। बाबा नेक्स्ट पॉइंट कह रहे गाली और ग्लानी का अंत। तो नेगेटिव स्पीच इज इक्वल टू लो कॉन्शियसनेस लीकेज। मुरली बताती है कि स्पीच इज इक्वल टू द इनर स्टेट का मिरर। आप जो हो अंदर से नेचुरली वैसा आपके शब्दों से पता चलता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। क्योंकि जब आप बात करते हो तो आप कॉन्शियसली चूज़ बहुत कम टाइम के लिए कर पाते हो। अगर सपोज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत चीज़ों पे जल्दी से रिएक्ट कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं किसी ऐसी मीटिंग में बैठी हूँ जहाँ मुझे बहुत स्टेबली रिएक्ट करना है। मैं यहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकती हूँ, या मैं यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ जो मुझे नॉर्मली करने की आदत है। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो उस एक्टिंग कर सकती हूँ, बहुत अटेंटिवली, बहुत कॉन्शियसली, जिस पे भी मुझ पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोड होगा मेरे ऊपर उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मुझे नेचुरली आदत है कि मैं जैसे अभी मुरली रिकॉर्ड कर रही हूँ वैसे ही मैं जर्नली भी बात करती हूँ, तो मुझे दिक्कत ही नहीं होगी मुरली रिकॉर्ड करने में। वरना मुझे यहाँ वर्ड्स अलग चूज़ करने पड़ेंगे। नॉर्मली मैं अलग तरह से बात करती हूँ, नॉर्मली मेरा एक्सेंट अलग रहता है, अभी मैं बहुत धैर्यता से बात कर रही हूँ। तो इसकी वजह से ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब हमारा जो बुद्धि है वो कन्फ्यूज्ड रहती है। आधी टेंशन तो ब्रेन को ये चीज़ डिसाइड करने में ही चली जाती है कि कहाँ पे मुझे क्या बोलना है। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोड फील होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर जगह आपको समान रहना चाहिए, आगे पीछे जैसे भी हो मतलब सेम रहो। ऐसे नहीं कि पीछे कुछ और व्यवहार है, आगे कुछ और व्यवहार है। जो हो जैसे हो स्पष्ट रहो। अपने आप को इतना बेटर करो कि हर जगह सेम रह सको। और अगर हमें अपनी भाषा को सुधारना है तो पहले अपने अंदर के संसार को संवारो। अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है ना तो मेरी भाषा कभी भी सुधर नहीं सकती है, मेरे बोलने का तरीका कभी सुधर नहीं सकता है। अगर मुझे खुद की गलतियाँ रियलाइज़ नहीं होती है तो मेरे अंदर कभी कोई चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षित मुक्ता, बेस लाइन हैप्पीनेस। ये एक स्टिमुलस डिपेंडेंट हैप्पीनेस नहीं है बल्कि सोल डिपेंडेंट जॉय है। मतलब कोई चीज़ हो तब मैं खुश हूँ, मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट करे तब मैं खुश हूँ, मुझे कोई चीज़, वो होती है स्टिमुलस डिपेंडेंट हैप्पीनेस। मतलब कुछ चीज़ मिलेगी, मुझे कोई नया फ़ोन देगा, कुछ मेरे लिए अच्छा करेगा तब मुझे खुशी होगी। एक होता है आप खुद में इतने सेटिस्फाइड हो कि कुछ हो ना हो आप खुश हो, आप मज़े में हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो। लेकिन उसके लिए ना मेटा कॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। आपको खुद का पता होना चाहिए। जो ये थोड़ा भी सेल्फ वर्कआउट करते हैं, खुद के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे लाइफ की स्टेबिलिटी, हम अकेले भी बैठे हो ना तभी भी हम स्टेबल है। वी डोंट नीड फ़ोन खुश रहने के लिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं अकेले भी बैठी हूँ और मुझे अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने आते हैं तो मुझे उसमें भी खुशी रहेगी। एंड दैट इज़ द रियल स्टेज। वो स्थिति हमें मेंटेन करनी आनी है। वही स्थिति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं अगर एकांत में भी बैठूँ कहीं अकेले, जहाँ मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, जहाँ अभी मुझे, तो मेरा बुद्धि फ़ोन की तरफ ना जाए, मैं स्क्रोलिंग शुरू ना कर दूँ या मैं कुछ ना कुछ। आप स्टेबल बैठे हो एंड यू हैव वेरी ब्यूटिफुल थॉट्स टू क्रिएट। ठीक है, तो ये होता है सोल डिपेंडेंट जॉय। किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है आपकी खुशी। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं स्टेबल पॉजिटिव इफेक्ट। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो ज्ञान रत्नों की बात करता है। इन एग्जॉस्टेबल वेल्थ, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। मुरली ज्ञान रत्नों को भौतिक रत्नों के ऊपर रखती है। फिजिकल वेल्थ इज इक्वल टू लॉस प्रोन। लेकिन नॉलेज जो वेल्थ है वो नॉन स्टीलेबल है, नॉन डिकेइंग है। इसको कोई चुरा नहीं सकता आपसे, ये कम नहीं हो सकती। ठीक है, जितना आप में नॉलेज होगी, जितना आप में ज्ञान होगा, जितना आप उसे दूसरों को बांटोगे, उतने ज़्यादा आप खुद एक्सपीरियंस्ड बनते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो वाइब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में रेडिएट होते हैं। आप एक अलग फील्ड जनरेट करते हो, आप एक अलग करंट जनरेट करते हो इस स्पेस के अंदर। वो उतना ही ज़्यादा आपको खुशी
देता है, जितनी ज़्यादा आप में नॉलेज है, जितना आप दूसरों को देते हो। ओके, इसे कॉग्नाइटिव कैपिटल कहा जा सकता है, जो 21 जन्मों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। ठीक है, एक केवल यही चीज़ है जो हम संगम युग पे करते हैं, जहाँ हमें 21 बर्थ्स के लिए प्रॉपर रिटर्न मिलता है, जहाँ पे हमें थोड़ा भी दुख नहीं होगा। आने वाली जो भी लाइफ होगी वो भी बहुत अमेजिंग रहने वाली है, बट ये 21 बर्थ्स जो होते हैं वहाँ हम कम्प्लीटली स्टेबल रहते हैं, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। तो इससे बड़ा ROI और कहीं नहीं होता, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता। तो जो साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मुरली में यहाँ ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस समझाई जा रही है, जहाँ पे देवता निर्विकारी थे, सहज स्वभाव के थे, स्वाभाविक धर्म उनका यही था कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है, रावण राज्य में विकार आ गए, संघर्ष आ गया, अहंकार बढ़ गया, और संगम युग में कॉन्शियस री इंजीनियरिंग फेज है, और ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम पीरियड चल रहा है अभी। यहाँ हमें अपना फ्यूचर भी पता है, अपना पास्ट भी पता है, और यहाँ हमारे पास भगवान भी है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा अमेजिंग पीरियड ना तो गोल्डन एज हो सकता है, और ना तो बीता हुआ जो समय है वो हो सकता है। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। यहाँ पे आप इस मोमेंट में भी, अब देखो, जब हम वहाँ राजा बनते हैं या रानी बनते हैं या जो भी हम बनेंगे, वो तो एक नया शरीर मिलेगा हमें कि एज अ प्रिंस हम दिख रहे हैं, प्रिंसेस हम दिख रहे हैं, लेकिन वो जो गुण है अगर मैं आज की डेट में धारण कर लूँ तो आई कैन फील दैट थिंग कि आप इसी जन्म में वो राजाओं वाली फीलिंग लेंगे। वही जो चीज़ है वो आपको इधर ही फील होगी। आपके लिए फिजिकल ड्रेस ज़रूरी नहीं है राजा बनने के लिए, किंगडम ज़रूरी नहीं है, पहले खुद के राजा बनते हैं हम, खुद की लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेके आते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तब जा कर के हमें फ्यूचर में बस केवल ड्रेस चेंज होके मिलेगी कि तुम्हारे पास अब एक प्योर बॉडी है, लेकिन वो जो स्थिति है, वो जो अवस्था है, वो हमें इधर ही बनानी है। और वो जब बन जाएगी तो सोचो, एज अ देवता भी है हमारे पास, भगवान भी है, एंड हम कॉन्फ्लुएंस एज में भी है, हमें याद भी है कि हमने क्या क्या वर्कआउट किया है जिस वजह से हमने ये अचीव किया है। तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट एज है। एज अगर मैं देवता बन रही हूँ सतयुग में, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का ये रहता है कि मुझे पता तो नहीं होगा ना कि मैंने कितना पुरुषार्थ किया था इसको अचीव करने के लिए, या मेरे पास बाबा तो नहीं होंगे ना, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे बाबा नहीं होंगे। बट ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे भी होंगी, लेकिन मुझे ये संगम युग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ मैं कॉन्शियसली चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। कॉन्शियसली मैं अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपने अंदर। बाकी ये जो पार्ट है वो बस इधर ही ख़त्म हो जाएगा, इसके अलावा ये पार्ट कहीं नहीं रहता। इधर हमारे पास खुद को डिज़ाइन करने की प्रॉपर चॉइस है कि आप जैसा मर्ज़ी खुद को रच लो, जैसे मर्ज़ी अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर लो। ओके, तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड जहाँ हम कॉन्शियसली री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे अब भी शुरू करो, अब भी से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी पुरानी न्यूरल वायरिंग जो है, वो जो संस्कार है, नई डिवाइन वायरिंग से रिप्लेस किया जा रहा है, और वो आप खुद चूज़ कर सकते हो क्या वायरिंग करनी है। 5th पॉइंट माया से हार के बारे में है कि क्यों हम माया से हार जाते हैं। मुरली बहुत एग्जैक्ट बात बताती है कि अच्छे बच्चे भी गिरते हैं, और कारण क्या है? लूज़ कनेक्शन। हमेशा अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे पुरुषार्थी भी हैं, एक टाइम के बाद हमारे अंदर गिरावट आती ही है। ठीक है, और ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, और उस गिरावट का मेजर कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज़ हुआ है। ठीक है, अगर इसको साइंटिफिकली ट्रांसलेट करें तो एक अटेंशन में ड्रिफ्ट आता है, एंड वो होगा भी क्योंकि हम कहीं ना कहीं सीख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर वो हो रहा है तो हम अप एंड राइज, अप एंड डाउन करेंगे, इट इज़ ओके। लेकिन अगर हम गिरने के बाद ये उठने की भी ना सोचे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो कन्फ्यूजन में रहती है फ़िलहाल, क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो कभी हम बॉडी कॉन्शियस है, और थोड़े दिन हमने लग के सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस किया, लेकिन दोबारा फिर बॉडी कॉन्शियस में है, फिर दोबारा सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, फिर ऐसा जो ये युद्ध है वो चलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए।
प्रैक्टिकली वो तब पॉसिबल होता है कहीं ना कहीं मैं ज्ञान से कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं मैं हर चीज़ को एनालाइज करती चल रही हूँ कि मुझ में ये कमियाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, यहाँ पे मुझ में गिरावट हो रही है। मुझे खुद के पुरुषार्थ का पता है कि मेरी अभी क्या सिचुएशन है, मेरी अभी क्या स्टेट है, क्या मैं अभी कर क्या रही हूँ। ठीक है, एक्टिवली जितना मुझसे हो वो मैं करते रहूँ, चढ़ते चढ़ते हम धीरे धीरे प्रॉपरली चढ़ जाएंगे। और इसका जो समाधान है वो होता है सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, कि कहीं ना कहीं मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है। मैं अपना टारगेट कभी नहीं भूलूँ, चाहे मेरे आज योग है ज़ीरो, चाहे मेरा पुरुषार्थ ज़ीरो, चाहे मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा है, चाहे मैं कुछ भी पुरुषार्थ आज की डेट में नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये चीज़ पे अटेंशन ज़रूर होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है और वो पोजीशन ये है जो मुझे बनना है, मुझे बनना है वो। अभी मुझसे नहीं हो रहा है वो चीज़, मैं बाबा को बताऊँ कि मुझसे नहीं हो रहा है लेकिन मुझे वो बनना है। इसे अल्फा फोकस कहता है, कि अपने टारगेट्स को एकदम बुद्धि में फिक्स रखो। बाबा कई बार होते हैं याद आते हैं, कई बार होते हैं नहीं आता है, तो आप इसको प्रॉब्लम ना समझ के ऐसे देखो कि ठीक है अप एंड डाउन होंगे ही, क्योंकि हम एक युद्ध में है, कहीं ना कहीं हम एक कॉन्शियसनेस के चेंज में है, तो वो बदलने में टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं कभी इस टारगेट को ना छोड़ दूँ, कभी ये चीज़ ना भूल जाऊँ कि मुझे अचीव करना है। ठीक है, अपनी एक स्टेज चूज़ करो कॉन्शियसली पहले कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मा बाबा की एक स्टेज थी, वो चीज़ों को लेके स्टेबल थे, उनका व्यवहार में जो ठहराव था, वो जो उनकी अवस्था थी, वो जो उनके आसपास लोग आके डिट्रैच हो जाते थे, वो जो उनकी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज थी, मुझे वो स्टेज अचीव करनी है। तो ये टारगेट है लाइफ का कि हम भी वैसे बन पाए कि हम जहाँ बैठे हो वहाँ 10 लोगों का योग लग जाए, आपके आसपास जो है उनकी बुद्धि इजीली कनेक्ट हो जाए भगवान से। मुझे लोग अगर पूछते हैं ना कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखता तो है नहीं, तो हमारी स्थिति से उनको वो अशरीरीपन महसूस होना चाहिए कि है भाई यहाँ पे भगवान। ठीक है, उसके लिए मुझे वो स्थिति बनानी है अपनी। तो ये टारगेट ऑफ लाइफ है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बट वो अचीव करना है। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंटेड कनेक्शन, कि भाई जो भी है मुझे उस वो स्थिति बनानी है, वो जैसे भी बनेगी तब मैं उसको बनाऊंगी ज़रूर। तो ये अल्फा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ का एक टारगेट सेट करो कि मुझे ऐसा बनना है, नहीं है तो अभी डिसाइड करो। अल्फ का रहस्य क्या है? वन पॉइंटेड अवेयरनेस, अल्फ इज इक्वल टू वन। ठीक है, वन इज़ वन गॉड, वन डायरेक्शन, वन एंकर। तो कुछ भी है, हर चीज़ आपकी एक तरफा होनी चाहिए, एक डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। कोग्नाइटिव साइंस में इसे कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी की वजह से मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, और मल्टीपल अथॉरिटीज से कन्फ्यूजन बढ़ती है और एंग्जाइटी क्रिएट होती है। तो अपनी सिंगल अथॉरिटी चूज़ करो कि बाबा है, एंड फिर अपना सिंगल टारगेट चूज़ करो। 7th पॉइंट वरदान के बारे में बताता है कि लूज कनेक्शन ठीक करो, मतलब ओवर एनालिसिस नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, केवल एक फाउंडेशन पक्का करना है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। और ये अटैचमेंट डिसऑर्डर का स्पिरिचुअल क्योर है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सेल्फ डाउट में रहते हैं कि मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। तो हमें ना इस चीज़ को एक चीज़ याद रखो कि अगर हम सत्युग की पॉपुलेशन देखें जो कि 9 लाख होगी, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.011%। मतलब हम टोटल पॉपुलेशन में से केवल 0.011% लोग हैं जो चूज़ किए गए हैं, जिनको डायरेक्टली भगवान पढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने संस्कारों को चेंज करने की पावर है, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं। हम चूज़ किए गए, हम चेंज होते हैं। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, इसको प्लीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि नहीं होते ना आप में कैपेसिटी तो वो चूज़ ही नहीं करते। अभी है तभी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी जाके वो एज अ टीचर हमें मिले हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ ये सेल्फ डाउट तो साइड ही कर दो। और सेल्फ डाउट का अपोजिट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर हम इसे ऐसे कहते हैं स्वमान, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, बाबा मुरली में यूज़ करते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि खुद को पहले रिस्पेक्ट करो, पहले खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम कौन हो, खुद को पहले रिस्पेक्ट देनी सीखो।
तो वो सम्मानों का अभ्यास इसीलिए कहा जाता है कि खुद को याद करो, बार बार अपने को याद दिलाओ दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ मास्टर ऑलमाइटी, यू आर मास्टर ऑलमाइटी, यू आर द सन और द डॉटर एंड ऑफ गॉड। तो इसीलिए कहा जाता है कि सम्मानों का अभ्यास करो। जिनको सेल्फ डाउट रहता है वो सम्मानों का अभ्यास करें। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं कि अलंकारी रूप बनो। इसका मतलब है विक्टिम कॉन्शियसनेस को ख़त्म करो कि मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब लोग मेरे साथ गलत करते हैं। एक पावर होल्डर आइडेंटिटी बनाओ कि मेरे साथ जो होता है उसके खुद के रीजंस मैं खुद हूँ और कोई इसको चेंज भी नहीं कर सकता, मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। तो जब शक्ति रूप एक्टिवेट होता है तो जो विघ्न है वो केवल फीडबैक जैसे लगते हैं, बंधन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और अगर पूरी लाइन को, पूरी मुरली को एक लाइन में कंक्लूड करेंगे तो ज्ञान की सच्ची धारणा वह है जो सोच, बोल और चलन से इन तीनों को देवतुल्य बना दे। इन तीनों से हमारी स्थिति रिप्रेजेंट होती है कि हम कैसे व्यक्ति है, हमारी कैसी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो बाबा यहाँ पे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट कराते हैं, सोल एम्पावरमेंट कराते हैं और सारी चीज़ें हैं जो हमें वो एक साथ सिखा रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें दी गई प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है एंड उसके लिए एक प्रॉपर प्लान है जो हमारे इस यूट्यूब पे डल चुका है। उस प्लान को जाके चेक करो कि नेक्स्ट अपकमिंग 10 डेज़ का क्या प्लान रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ओम शांति।